सबसे बड़ी ताकत है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, जो हमारे देश की आत्मा को परिभाषित करता है। आज जब हम एक देश, एक सोच और एक चुनाव पर अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम इसे ध्यान में रखें। यह न केवल हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करता है, लेकिन हमारी विविधता के मूलभूत सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, नारायणगण और मेरे प्रिय श्रोताओं। मैं मीनाक्षी सिंह झेलम सदन की ओर से आप सभी के समक्ष आज के विषय एक देश, एक चुनाव और एक सही सोच पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं कुछ बिंदुओं का मदद देना पसंद करूंगी। मेरी पहली बिंदु है वोटिंग पैटर्न पर असर। भारत में विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। यह कहा जाता है कि अगर एक ही साथ चुनाव होते हैं तो वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा और हमारे निर्माण का भी बदलाव होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे देश की छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा पड़ेगा। मेरे विरोधी यह कहना चाहते हैं कि यह एक चुनाव अगर लागू हो जाए तो इससे प्रशासनिक कुशलता और हमारे खर्च में कमी होती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये प्रशासनिक स्तर पर और भी जटिल हो जाती है। न केवल संसाधनों का केंद्रीकरण करना मुश्किल होगा, लेकिन यह भी मुश्किल होगा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। हमारे देश का संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है। अगर हम एक देश एक चुनाव को लागू करते हैं तो ये हमारे मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है और हमारे देश के संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि एक सोच का अर्थ है एक रूप तक थोपना। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ ही असहन को सहन करना होता है। हमें इस सहन शक्ति को जिंदा रखना होगा। अगर पूरे देश में सब लोग एक ही विचारधारा रखेंगे तो हमारे देश की आलोचनात्मक चिंतन और हमारी स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि एक देश एक चुनाव और एक सोच हमारे न केवल हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, लेकिन हमारे विविधता के मूलभूत सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। हम इस विविधता को जिंदा रखना पसंद करेंगे। एक यह भी बात है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अनेकताओं में ही एकता है। हमारे देश के हर क्षेत्र, हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसकी अपनी भाषाई विशिष्टता है और उसकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। एक देश एक चुनाव इन सभी को एक साथ बांधने का प्रयास करता है, जो हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होगा। अगर हमारे देश में एक ही चुनाव होता है तो इससे बहुत अधिक संसाधन की जरूरत पड़ सकती है। एक देश एक चुनाव के लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि ईवीएम के लिए हर 15 साल में लगभग 10,000 करोड़ तक का खर्चा हो सकता है, जो अभी एक मुश्त नोट में खर्च हो जाता है। मैं अपने भाषण को विराम यह देकर कहना चाहूंगी कि हमारे देश की विभिन्नताएं बहुत अलग अलग चीजें हैं। सांस्कृतिक पहचान, उनकी भाषाई विशिष्टता, हमें हर राज्य को अपना अधिकार देना चाहिए। हमें एक रूपता नहीं थोपना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी। राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। चुनाव युद्ध नहीं, तीर्थ है, पर्व है। ये पानीपत नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, ये प्रयाग है, त्रिवेणी है, कुंभ है। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, माननीय निर्णायकगण और मेरे सम्मानीय श्रोता, आज मैं रिष्ठा श्रीवास्तव झेलम सदन की ओर से दिए गए विषय एक देश एक चुनाव एक सही सोच के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है, जहां हर 5 साल में चुनाव होते रहते हैं। इस समय अवधि में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित होते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है।
जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव दिया गया है। विपक्ष में दलील देने वाले मैं अपने मित्रों को बताना चाहती हूँ कि एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है। ये क्रम तब टूटा जब 1968 और 1969 में विधानसभा की कुछ राज्यों की विधानसभाएं कुछ कारणों से भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में भी भारत में लोकसभा चुनाव समय से पहले हो गया था। जाहिर है, जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं और सफल रहे हैं, तो मैं अपने विपक्षी मित्रों से पूछना चाहती हूँ कि अब एक साथ चुनाव कराने में क्या समस्या है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि ये एक प्रगतिशील विचार है। जाहिर है, लगातार होने वाले चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिससे सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में भी समस्या आती है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें कि कई राज्य हैं और हर राज्य की अपनी सामाजिक और राजनीतिक चिंताएं हैं। सभी राज्यों में एक ही समय पर चुनाव कराना एकता और सामूहिक भागीदारी का संदेश देता है। ये राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देता है, जहाँ की प्रत्येक नागरिक एक विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक बचत। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का ये लाभ है कि इससे जबरदस्त आर्थिक और प्रशासनिक बचत हो सकती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वोटिंग मशीन, सुरक्षा कर्मी, चुनाव अधिकारी आदि। जैसे अगर हम 2024 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो पाते हैं कि चुनाव कराने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और यही अगर चुनाव एक साथ हो तो काफी बचत हो सकती है। एक देश एक चुनाव का एक और फायदा है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। तेजी से निर्णय लेना। जब चुनाव एक साथ हो तो नई सरकार अपना कार्यकाल जल्दी शुरू कर सकती है, जिससे निर्णय लेने और नीति निर्माण में तेजी आएगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर सुधार होगा और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि यदि देश में एक कर यानी जीएसटी लागू हो सकता है, तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बहस करें ताकि इसे अमली जामा पहनाया जा सके। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तब तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। अगर शौक में तेरे जोश रहा तो तस्वीर का दाना बदलेगा, तस्वीर का दाना बदलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो दौर भी क्या दौर था जब इंसान था इंसान से। बुजुर्ग थे जब घर में बैठे परिवार जुड़ा था प्यार से। आज इस आधुनिक युग में इंसान जुड़ गया कौन से। बैठ घर में घर वालों से बात हो जाती कौन से। माता बेटी तेरे इंतजार में रहती हैं, कब आएगा बेटा मेरा, मुझे बात बहुत सी करनी है। आया बेटा लगा चैट पर, ख्वाहिशें ना माँ की पूरी होती है। बैठ अकेली घर में बस हर वक्त रोती रहती है। अरे कल क्या होगा युवा तेरा, कहाँ तू खोया रहता है। भूल कर जो अपनों को तू सोशल मीडिया पर रहता है। सुप्रभात। आज मैं कोमल चौरसिया सतलज सदन की ओर से दिए गए विषय सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के नजदीक लाया है, इस विषय से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा था जब छुट्टियों में लोग अपने परिवार के पास जाते थे, लेकिन अब लोग दूर दूर तक तो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार से मिलने के लिए एक दिन के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि वे फोन से ही बातें कर लेते हैं। वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा कर वह अपनी खुशियों से
डब्बे में बंद है वो खेल खिलौने, चुप है वो बचपन के सुर। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ अक्सर होता है और आप लोगों के भी साथ होता होगा। जब भी मैं शाम के समय खेलने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने जाती हूँ, वे अक्सर फोन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये हमारे विपक्षी सहपाठियों के लिए सही होगा, क्योंकि उन्हीं का तो कहना है कि सोशल मीडिया ने हमें करीब लाया है। ऐसा कर उन्होंने हमें अपने दोस्तों से दूर ना कर हमें अपने दोस्तों के करीब लाया है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अधिकांश बच्चे अपने अतीत के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के साथ बांट देते हैं। से लेकर निर्भया के लिए जस्टिस की मांग हो या रानू मंडल का रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड ग्लैमर की यात्रा, सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए ही तय हो पाई है। अपने गांव में बैठा पप्पू भी दिल्ली तथा जयपुर में चल रही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अपने घर पर प्राप्त कर सकता है। और आए दिन जो हमें पेपर लीक होने की घटना के मामले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें भी उजागर करने का श्रेय सोशल मीडिया को भी जाता है। वरना तो वही वाली बात रहती है कि मोर जंगल में मोर नाचा पर देखा किसने, और क्या आप अपने फोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आए दिन कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के कारण गैंग रेप जैसे शब्दों का प्रचलन बढ़ गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सोशल मीडिया के आने से पहले गैंग रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती थी? जरूर होती थी। अरे सोशल मीडिया तो वो ताकत है जिसने एक मामूली सी इंजीनियर का आज बैज रविंद्र बना दिया। ऐसे में सोशल मीडिया का अभिशाप कैसे हो सकता है? यही सोशल मीडिया है जिसकी तकनीक से आज आप दिल्ली में बोले जाकिर खान जी को सुन सकते हैं, मध्य प्रदेश में बोले जगजीत भगत जी को सुन सकते हैं, और नोएडा में बोले लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी जी को सुन सकते हैं। महोदय जी, तकनीक को ताकत बनाना है या कमजोरी, या तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। बल्कि सच तो यही है कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वह मंच है जिसे बड़ी से बड़ी सरकार भी नहीं दबा सकती। मैं सोशल मीडिया में एक और बात कहना चाहूंगी कि आग हाथ जलाने का भी काम करती है और खाना बनाने का भी। यह हमारे नजरिए पर है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करें। तकनीक को ताकत बनाना है या कमजोरी, यह तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। जबकि सच तो यही है कि सोशल मीडिया स्वतंत्रता के माध्यम का वह मंत्र है जिसे बड़ी से बड़ी सरकार भी नहीं दबा सकती। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धन्यवाद। बिना तर्क की बहस करते हैं, गजब करते हैं जनाब, गजब करते हैं। सुप्रभात, मैं आराध्या चोपड़ा विषय के दिए गए पक्ष में अपनी राय देना चाहती हूँ। महोदय जी, हमारे भारतीय संस्कृति की स्वस्ति वाचन मंत्र की पहली पंक्ति है, ओ मानव भद्राकृतो यंतु विश्वतो तप्तासु अपिरातासु उद्भिद, जिसका अर्थ है जहाँ कोई भी कल्याणकारी विचार उत्पन्न हो उसे अपनी ओर आकर्षित करे। सोशल मीडिया विश्व के तमाम दिशाओं से उन कल्याणकारी विचारों को हमारी ओर लेकर आते हैं। महोदय जी, हमारे सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा अपेक्षित झूठ फैलाने का लगता रहा है, परंतु यह तो एक माध्यम मात्र है और माध्यम कभी झूठ नहीं फैलाते। अगर आप मानते हैं कि सोशल मीडिया पर अपेक्षित झूठ फैलाने का लगता है तो उसे भी मनुष्य खुद करता है। भ्रामक जानकारी अगर यूट्यूब पर प्रसारित की जाती है तो उन्हें भी यूट्यूब पर फीड नहीं किया गया है, बल्कि मनुष्य द्वारा ही अपने निजी स्वार्थों के पूर्ति के लिए उन्हें फैलाया जाता है। व्यवसाय विस्तार से लेकर मनुष्य की स्वास्थ्य रचना तक
खेलने के बजाय अनजानों के साथ फोन पे फ्री फायर और पबजी जैसे खेल खेल रहे हैं। क्या यह दूरियां नहीं है? पहले बच्चे माँ की गोद में सर रख के लोरियां सुनते थे और आज फिल्मी गाने सुन के बड़े हो रहे हैं। पहले दादी नानी की कहानियां सुनते थे और आज तो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाए बिना लोग को नींद ही नहीं आती। पहले जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, आज वही सोशल मीडिया स्टेटस देखकर अपना फर्ज पूरा समझते हैं। हमें लगता है कि हमने साल में 1-2 बार किसी का हाल चाल जान लिया तो हमारा फर्ज पूरा हो गया। मेरे कुछ सहपाठी यह कहेंगे कि सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या इसे जोड़ना कहते हैं? नहीं, मैं यह कहती हूँ कि आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो लोग अपने परिवार वालों से मिलने उनके घर जाते, उन्हें गले लगाते, उनके साथ बैठते, उनके दुख में उनका सहारा बनते और उनके सुख में उनके साथ शरीक होते। असल में यह जुड़ना कहलाता है, ना कि सोशल मीडिया। समुद्र है जो हमेशा बहता रहता है और जो इस समुद्र के साथ बहना नहीं जानता वह उसमें डूब जाता है। जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ता वो बहुत पीछे छूट जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया वह नाव है जो ना सिर्फ हमें आगे ले जा रही है बल्कि हमें एक दूसरे के करीब भी ला रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान न्यायाधीश और मेरे सभी प्रिय श्रोतागण, मैं मोहम्मद ज़ईन खान आप सभी के समक्ष रावी सदन की ओर से सोशल मीडिया हमें करीब ला रहा है कि पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मौजूद हूँ। मित्रों, क्या हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने बिना भी करीब आ सकते हैं? सोशल मीडिया हमारे लिए यह मुमकिन बनाता है। एक मिसाल के तौर पर हमारे प्रधानाचार्य महोदय को देख लीजिए। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने न सिर्फ आपके छात्रों को बल्कि उन पुराने छात्रों को भी जीवन की शिक्षा और सबक दिए हैं जो आज दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। क्या ये असल गरीबी नहीं है जो एक शिक्षक और उसके पुराने छात्रों के बीच समय और दूरियों के बाद भी बनी हुई है? सोचिए, अगर परिवार का एक सदस्य दूर रहकर भी अपने माँ बाप, भाई बहन या जीवन साथी की तस्वीर देख ले या उनकी आवाज सुन ले तो क्या वह रिश्ता और कमजोर हुआ या मजबूत? जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ रिश्ते कमजोर करता है, उनसे मेरा सवाल है, क्या एक हॉस्पिटल में बैठे बूढ़े माँ बाप का चेहरा एक वीडियो कॉल पर अपने बेटे या परिवार के अन्य दूर रहने वाले करीबी सदस्यों को देख के नहीं खिल उठता? सोशल मीडिया के फायदे सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये एक मानसिक और सामाजिक सुधार का माध्यम बन चुका है। केरला में बाढ़ के समय पूरी दुनिया से मदद के हाथ सिर्फ एक ट्वीट और एक पोस्ट के जरिए ही आगे आ गए थे। सोचिए, जब एक छोटी सी स्क्रीन इंसानियत के लिए मदद का इतना बड़ा काम कर सकती है तो क्या यह दूरी का माध्यम कहलाया जा सकता है? सोचिए, अगर सोशल मीडिया सिर्फ तन्हाई बढ़ाता तो क्या सोचिए, अगर सोशल मीडिया सिर्फ तन्हाई बढ़ाता सोचिए अगर न्यायाधीशगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं अमीशी अग्रवाल गंगा सदन की ओर से आप सबके समक्ष आज के विषय सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे की नजदीक लाया है इस पर अपने विचार विपक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं और अनुमान के मुताबिक यह संख्या 2025 के अंत तक 500 मिलियन के ऊपर पहुंच जाएगी। वर्ष 2024 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2018 से 19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3245 आपत्तिजनक सामग्रियों की मिलने की शिकायत की गई थी, जिनमें से कुछ सामग्रियों को हटा दिया गया था। इनमें से कुछ सामग्री वह थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्र प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इसका इतनी बड़ी संख्या में पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को साथ छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि आजादी के रहे सूत्रधार नेताओं को भी के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। मैं अपने विपक्षी दल से पूछना चाहूंगी कि जब सोशल मीडिया इस तरह से सामाजिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और आज के युद्ध का मानसिक स्तर बिगाड़
है। सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। यह हेट न्यूज और फेक स्पीच को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी हो रही है और कई बार अपन निजी डेटा चोरी होने का भी खतरा रहता है। सोशल मीडिया के जरिए आजकल धोखाधड़ी का भी चलन खूब बढ़ गया है। ये ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सके। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग ने आज की यूथ और आने वाली यूथ पर भी मानसिक असर दिखाया है। इसके कुछ उदाहरण है। एक ही घर में रहते हुए घर के सदस्य जन्मदिवस या सालगिरह की शुभकामनाएं परस्पर ना देकर सोशल मीडिया पर देते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो अपने माँ बाप से आशीर्वाद ना लेकर सोशल मीडिया पर इसको डालकर खुशी मनाई जाती है। जब आज कोई बार घूमने जाता है तो वहाँ की महत्ता को नहीं समझता है और वहाँ से फोटो खींचता है सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने के लिए, लेकिन वहाँ की सुंदरता को नहीं समझता है और अपने परिवार के साथ मनोरंजन भी नहीं करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के कई फायदे भी हैं और इसके साथ साथ कई नुकसान और चुनौतियाँ भी हैं। अगर उपयोगकर्ता को इसके बारे में जानकारी है तो उसे पता रहता है कि सोशल मीडिया को कितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में हो। जिनसे बॉन्डिंग होने के कारण हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। यह दिलों को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आज मैं सेनापति सेनापति गंगाधरन की ओर से आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पक्ष में, जिसका शीर्षक है सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के नजदीक लाया
जब महंगे अभ्यास के क्लास का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन सोशल मीडिया ने इन सबको बहुत सरल और सस्ता बना दिया है, जहां हम अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों से केवल एक क्लिक पर जुड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हो। हम इसका एक वास्तविक उदाहरण भी ले सकते हैं। पाकिस्तान का एक व्यक्ति मोहम्मद सिद्दीकी ने अपनी बहन से 70 साल बाद फेसबुक के जरिए संपर्क किया। विभाजन के समय वह दोनों अलग हो गए। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा मंच दिया है जहां हम अपनी बातों को दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें एक दूसरे की संस्कृति, विचारों को समझने का अवसर दिया है। यहाँ तक कि अब हमारे समाज में हो रही